तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं जापान कंट्री किंग में कितने टाइप के आपको वीज़ा देखने के लिए मिलते हैं और दोस्तों यहाँ पर किस तरह से अप्लाई होते हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए और यही नहीं दोस्तों किस लोकेशन पर जो कि इसका एम्बेसी है और कितना चार्ज लगता है, प्रोसेसिंग टाइम कितना लगता है, यानी कि आप जब वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे उसके बाद से कितना टाइम लगेगा, इन सभी के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। तो चलिए आपको सबसे पहले बात करते हैं कितने टाइप के वीज़ा हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं जापान कंट्री में या फिर किसी भी देश में यदि आप जाते हैं तो वीज़ा यहाँ पर अलाउ करता है आपको वहाँ पर ट्रैवल करने के लिए, घूमने के लिए, रहने के लिए, वर्क करने के लिए, पढ़ने के लिए। ऐसे में यहाँ पर कितने टाइप के वीज़ा हैं दोस्तों, तो टाइप्स ऑफ वीज़ा कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर कलेक्ट करके आपके लिए रखा हुआ है। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कितने टाइप के वीज़ा होते हैं दोस्तों। तो इसमें आपको यहाँ पर मेनली दो टाइप के, एक तो शॉर्ट और दूसरा लॉन्ग। शॉर्ट में आपको यहाँ पर टूरिस्ट पर्पज़ के लिए देखने के लिए मिल जाएगा, इसके अलावा बिजनेस पर्पज़ के लिए और यही नहीं दोस्तों विजिट के लिए या फिर फ्रेंड विजिट आप यहाँ पर करना चाहते हैं उसके लिए। और लॉन्ग स्टे में आपको यहाँ पर मतलब जैसे कि वर्क परमिट, वर्क करने के लिए जाते हैं तो वर्क वीज़ा लगता है। इसके अलावा यहाँ पर आप वहाँ पर पढ़ने जाते हैं तो स्टूडेंट वीज़ा, और यदि मान लीजिए आप यहाँ पर शादी करने जाते हैं तो मैरिड वीज़ा। इसके अलावा यदि मान लीजिए हाईली स्किल्ड कोई यहाँ पर प्रोफेशन है तो आप यहाँ पर जो कि आपका एक जापान हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल वीज़ा आपको भी देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर जापान वर्किंग हॉलीडे वीज़ा भी एक देखने के लिए मिलता है। जी दोस्तों, तो ऐसे में यहाँ पर करीब करीब 3-4 या फिर मान लीजिए मैनुअली 4-5 कैटेगरी हैं जो कि आपको यहाँ पर वीज़ा प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वर्क वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, इसके अलावा यहाँ पर फैमिली विजिट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा। तो ऐसे में चलिए आप यहाँ पर बात कर लेते हैं। अभी तो आप वीज़ा की कैटेगरी जान चुके होंगे कितने टाइप के आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा कुछ लोग यहाँ पूछते हैं जे वीज़ा, एम वीज़ा, इसके अलावा एफ वीज़ा, तो ये सभी क्या है। जी दोस्तों, तो ये सभी स्टूडेंट पर्पज़ के लिए यदि मान लीजिए आप जाना चाहते हैं, वहाँ पर रह करके पढ़ना भी चाहते हैं, वर्क भी करना चाहते हैं, तो ऐसे में जे वीज़ा आपके लिए अप्लाई करना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं किस तरह से आपको यहाँ पर वीज़ा मिलेगा, कैसे आपको यहाँ पर सबमिट करना है। यदि मान लीजिए आप यहाँ पर जापान कंट्री में जाना चाहते हैं तो ऐसे में यहाँ पर वीज़ा को कलेक्ट करने के लिए फिर इशू करवाने के लिए जो कि जापान का एम्बेसी होता है वहाँ पर आपको कांटेक्ट करना होता है। जी दोस्तों, अब यहाँ पर काफ़ी लोग ये भी नहीं जान पाते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर एम्बेसी कहाँ पर है और किस तरह से उनसे कांटेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना होगा, जापान का जो कि एम्बेसी है सिंपली आपको गूगल पर सर्च करना होगा। आप यहाँ पर सर्च करना बता देते हैं किस तरह से आपको सर्च करना है। सबसे पहले आपको अपने यहाँ पर ब्राउज़र पर आ जाना होगा, जैसा कि आपको 1 मिनट ओपन करके दिखाते हैं। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं ब्राउज़र हमने ओपन कर लिया है और यहाँ पर कुछ इस तरह से सर्च करना होगा, जापान एम्बेसी कंसल्ट नियर बाई। जी हाँ, तो जैसे इतना सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से जापान एम्बेसी ऑफ जापान इन इंडिया, जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल देखने के लिए मिल जाएगा। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, बट यहाँ पर अभी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है जो हम लोगों को चाहिए, जैसे कि एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर। जी दोस्तों, तो ऐसे में नीचे की तरफ आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर दूतावास आपको देखने के लिए मिल जाएगा। दूतावास हिंदी में और इंग्लिश में इसी को एम्बेसी बोला जाता है। तो ऐसे में इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन, इसके अलावा वेबसाइट और कॉन्टैक्ट नंबर। जी दोस्तों, फ़ोन नंबर वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे तो कॉल लगने के लिए नंबर एक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से एड्रेस भी बताया गया है और इनके वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं तो वेबसाइट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से वेबसाइट भी ओपन हो जाएगा और जापानीज लैंग्वेज में है। तो दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पर इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर डिटेल देखने के लिए मिल जाएगा और नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है कॉन्टैक्ट अस। जी हाँ, तो अभी यहाँ तो ऐसा ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिला, तो एक बार इनके मेन्यू बटन पर क्लिक करते हैं। अभी यहाँ पर यह सभी मतलब जापानीज लैंग्वेज में, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं। आप सिंपली इंग्लिश में यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट की मदद से कर लेते हैं, एम्बेसी इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अभी सभी जापानीज लैंग्वेज में दोस्तों कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पर है। इसके अलावा एक चीज़ और आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह से नेपाल बताया गया, काठमांडू एड्रेस दिया गया और मोबाइल नंबर भी कुछ इस तरह से दिया गया है। आप इन सभी मोबाइल नंबर का उपयोग करके बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो कुछ इस तरह से आप एम्बेसी में मतलब कांटेक्ट करके अब यहाँ पर बात आती है किस तरह से आपको अप्लाई करना है। यदि मान लीजिए आप एम्बेसी में विजिट कर लेते हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, कितना फीस लगती है और यही नहीं दोस्तों
कौन सा फॉर्म सबमिट करना होता है दोस्तों। तो आपके जानकारी के लिए बता दें, सिंपली आपको क्या करना होगा, एम्बेसी जैसे ही आप विजिट करेंगे तो जो कि आपका पासपोर्ट होता है उसमें 2 ब्लैंक पेज रहना चाहिए और 6 मंथ की वैलिडिटी रहनी चाहिए। यदि मान लीजिए आप टूरिस्ट पर्पज़ के लिए जा रहे हैं और यदि मान लीजिए वर्क पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, वर्क वीज़ा इशू करवा रहे हैं, तो ऐसे में 1 से 2 साल की वैलिडिटी यानी कि जितने दिन का आप वीज़ा ले रहे हैं सिंपली उसमें आपके पासपोर्ट में वैलिडिटी होना चाहिए। और यही नहीं दोस्तों, बात कर लेते हैं कितना फीस लगता है। आप सिंपली पासपोर्ट जैसे ही आप सबमिट कर देते हैं, पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपको सबमिट करना पड़ता है और इसके अलावा बुकिंग फ़्लाइट जी हाँ तो यानी कि जो कि आपका बुक फ्लाइट टिकट होता है उसको भी शो करना पड़ता है और प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फाइनेंस रिक्वायरमेंट यानी कि जो भी आपके खाने पीने का व्यवस्था होता है, कितना पैसा आपके अकाउंट में है या फिर नहीं, बैंक की स्टेटमेंट भी आपको सबमिट करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर एम्बेसी में पहुँच जाएंगे तो जो कि जापानीज वीज़ा एप्लीकेशन होता है उसको आपको सबमिट करना पड़ता है। जी हाँ तो एक बार आपको हो सकता है यहाँ पर मिल जाए। सो दोस्तों जैसे हमने इमेज पर क्लिक किया तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर मिल जाता है और यहाँ पर जितने भी डिटेल पूछे जाते हैं वो सभी को आपको सबमिट करना होता है। अब जैसे ही इस एप्लीकेशन को आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे उसके बाद से सिंपली जो कि एम्बेसी होता है वहाँ पर आपको सबमिट करना पड़ता है और सबमिट करने के बाद से आपको डिटेल देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं फ़ीस की, यहाँ पर जापान में एन चलता है। जी हाँ दोस्तों, अब वीज़ा फ़ीस की बात करते हैं तो ऐसे में यहाँ पर आपको दिखा देते हैं दोस्तों 3000 एन लगेगा। अब 3000 एन का मतलब क्या होता है देख सकते हैं, जापानीज एन बराबर कुछ इस तरह से बताया गया है 1654 रुपया ऐसे करके बताया गया है, यानी कि एक एन बराबर 55 पैसा होता है और 1 इंडियन रुपये बराबर तो वहाँ पर अपने पासपोर्ट को कलेक्शन करना होता है एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद। उसके बाद से जैसे ही यह सभी प्रक्रिया हो जाती है तो करीब करीब यहाँ पर 5 वर्किंग डेज, यानी वर्किंग डेट का मतलब यह है कि जो भी हॉलीडे रहता है, छुट्टियाँ रहती है, उसको छोड़ करके वर्किंग डेज बोला जाता है। वो 5 दिन लगेगा। तो 5 दिन बाद आपका जैसे ही वीज़ा रेडी हो जाएगा सिंपली आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा और आपको यहाँ पर वीज़ा कलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा। तो हमें उम्मीद है आप यहाँ पर समझ चुके होंगे कितने टाइप के वीज़ा हैं और यदि मान लीजिए आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरह से चेक कर सकते हैं वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसा होता है और कौन कौन सा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए अप्लाई करने के लिए और कितना टाइम लगता है, इन सभी के बारे में आप जान चुके होंगे। कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।